Hello everyone, hope you all doing good. So with this video we are going to understand about the perquisites. Perquisites, perquisites. ठीक है. सो perquisites क्या होता है कि एम्प्लॉयर कुछ खर्चे करता है, एम्प्लॉय कुछ खर्चे करता है और ही हैज़ टू कलेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर. ठीक है. तो क्या हर वो चीज़ perquisite हो जाती है? नहीं, हर वो चीज़ perquisite नहीं होती है. ठीक है. ये कुछ एम्प्लॉय के अमाउंट्स ड्यूज होते हैं, कुछ लमसम होते हैं. ठीक है. जो कि उसे एम्प्लॉयर से रिसीव करने होते हैं. ठीक है. परक्विजिट जो है जनरली पोजीशन से अटैच्ड होता है. ठीक है. किसी क्या रैंकिंग है ऑर्गेनाइजेशन में, उस हिसाब से परक्विजिट्स लिंक्ड करता है. ठीक है. दूसरा, ये कैश में भी हो सकता है और ये इन काइंड भी हो सकता है. इट्स नॉट कंपल्सरी ओनली इन द कैश. ये दोनों में से किसी भी तरीके से हो सकता है. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखूंगी कि ये अगर एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिलता है, एम्प्लॉयमेंट के दौरान यानी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये टैक्सेबल हो जाता है एज ए सैलरी. ठीक है. और अगर प्रोफेशन में मिलता है तो आपको पता ही है वो फिर पीजीबीपी का पार्ट बन जाएगा. ठीक है. प्रोफेशन का अगर प्रोफेशन के टाइम मिलता है परक्विजिट्स. ठीक है. सो अब कई बार ना एम्प्लॉय जो है अनऑथराइज बेनिफिट लेने लगते हैं. ठीक है. और एम्प्लॉयर की रजामंदी के बिना, उनके ऑथराइजेशन के बिना कुछ खर्चे कर लेते हैं और फिर वो उनसे मांगने लगते हैं. तो उस केस में क्या वो परक्विजिट माना जाएगा? नो. उस केस में वो परक्विजिट अंडर आईटी एक्ट नहीं माना जाएगा. ठीक है. सो अनऑथराइज्ड, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अनऑथराइज्ड एक्सपेंसेस मैं दे रही हूँ इन शॉर्ट. ठीक है. सो वो परक्विजिट में नहीं फॉल करेंगे. ठीक है. क्या जो खर्चा हर बार जो ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए एम्प्लॉय करता है, ठीक है, और उसका रीइंबर्समेंट करता है एम्प्लॉयर. ठीक है. रीइंबर्स करता है ना खर्चे को. कई बार आप ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हो और आप एम्प्लॉयर से खर्चा मांगते हो और रीइंबर्स करता है एम्प्लॉयर, तो क्या वो परक्विजिट होते हैं? नहीं, वो भी परक्विजिट नहीं होते. मीन्स रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस. ठीक है. जो कि कब की थी आपने? करी थी वो, इनकर्ड करी थी आपने ऑफिशियल डिस्चार्ज, ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, तो वो परक्विजिट नहीं होती. ठीक है. द लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज जो इनकम टैक्स कई बार एम्प्लॉयर पे कर देते हैं, अपने पॉकेट से पे कर देते हैं एम्प्लॉय के. ठीक है. तो वो परक्विजिट हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में. ठीक है. चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के दौरान बेयर कर रहा हो एम्प्लॉयर या वॉलंटरी अपनी इच्छा से बेयर कर रहा हो. तो इनकम टैक्स जो है अगर पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, आउट ऑफ हिज पॉकेट, आउट ऑफ हिज पॉकेट, अगर अपने पॉकेट से बेयर कर रहे हैं, ठीक है, ऑन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, तो वो परक्विजिट हो जाएगा. ठीक है. एम्प्लॉय के हाथ में परक्विजिट हो जाएगा, नो मैटर वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो या वॉलंटरी हो. कॉन्ट्रैक्चुअल यानी दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था स्टार्टिंग से, और दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं भी हुआ था और एम्प्लॉयर अपनी इच्छा से कर रहा है, तो वो वॉलंटरी कहलाता है. ठीक है. तो ये आपकी हो गई परक्विजिट की बेसिक आइडियाज और उसके बेसिक फैक्ट्स. अब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर परक्विजिट्स क्या क्या इंक्लूड करता है. ठीक है. एक लिस्ट है, उसको मैं बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें परक्विजिट में इंक्लूड होती हैं. सबसे पहली जो है आपकी रेंट फ्री एकोमोडेशन. ठीक है. वैल्यू ऑफ जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है. ठीक. दूसरा जो है आपका, अगर एकोमोडेशन जो है आपका कंसेशनल रेट में मिला, कंसेशनल रेट में, तो परक्विजिट इंक्लूड्स रेंट फ्री एकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन. ठीक है. वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन गिवन एट कंसेशनल रेट. और क्या इंक्लूड करता है? वैल्यू ऑफ बेनिफिट गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल रेट टू ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. स्टार्टिंग के लेक्चर में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की मीनिंग बताई थी, उसको यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे. ठीक है. उसके बाद और क्या परक्विजिट इंक्लूड करता है? जो भी एम्प्लॉयर सम पे कर रहा है, सम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय
ठीक है, फॉर एनी ऑब्लिगेशन पेबल बाय एम्प्लॉय, ठीक है, मतलब कि एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन थी बट एम्प्लॉय ने पे कर दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉयर उसको पे करेगा ना, तो सम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय फॉर एनी ऑब्लिगेशन पेबल बाय एम्प्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्या इंक्लूड, ये एक स्पेसिफाइड लिस्ट है, ठीक है, इंश्योरेंस पे एम्प्लॉयर पे कर रहा है ऑन लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ठीक है, या एन्युटी पेमेंट हो रही है, ठीक है, एन्युटी की पेमेंट्स हो रही है, तो सम पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, टूवर्ड्स द इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल और एन्युटी पेमेंट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक। नेक्स्ट क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के प्रति पेमेंट हो रही है, वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर, इसकी मीनिंग अकाउंट्स में आपको डिस्कस कर दी गई है, वहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर्स bought in or transferred by employer at free of cost or at concessional rate, ठीक है। और सेवेंथ क्या है, क्या अपोजिट इंक्लूड करता है, सुपर एनुएशन, अप्रूव सुपर एनुएशन फंड में जो है इन एक्सेस ऑफ 1.5 लाख, ठीक है, सो अमाउंट, क्योंकि 1.5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा ना, पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई employer to a approved superannuation fund in excess of rupees 1.5 lakh, ठीक है। एंड लास्ट परक्विजिट आपका क्या इंक्लूड करता है, किसी भी तरीके का फ्रिंज बेनिफिट्स, ठीक है, या एमिनिटीज कार वगैरह भी सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये 8 तरीके जो हैं ये आपकी परक्विजिट ये डिफिनीशन में इंक्लूड होते हैं, परक्विजिट इसको इंक्लूड करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। सो इसको मेमोराइज कर लेंगे इस लिस्ट को, ठीक है, स्ट्रेट अवे, इसमें कुछ ऐसा इंडिविजुअली कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर कि परक्विजिट क्या होता है, इसके एग्जैक्टली फीचर्स क्या हैं परक्विजिट्स के, ठीक है, और परक्विजिट्स इंक्लूड क्या क्या करता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, so see you in the next lecture with the detail of the perquisites, that means a perquisite fully exempt in the hands of the employee, ठीक है। So next lecture में उसे cover करेंगे। So good luck, see you in the next lecture.